आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारी खास मेहमान है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा शुक्ला मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज। थैंक यू। सो आज हम बहुत सारी बातें जानने वाले हैं स्किन को लेकर। मुझे लगता है हर एक व्यक्ति जिसकी क्वेरी होगी कहीं ना कहीं स्किन से रिलेटेड, तो आज कल्पना आपके सवालों का जवाब मैम के रूप में लेके आई है। तो मैम बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगी। आपके सफर की शुरुआत, डॉक्टर बनने की शुरुआत कैसे हुई? डॉक्टर बनने की शुरुआत एक्चुअली ये सपना मेरे मम्मी और पापा ने देखा, मेरे दादाजी ने देखा कि हमारे घर में एक बच्ची मतलब बहुत सारे जनरेशंस के बाद मेरा जन्म हुआ है, 3rd-4th जनरेशन में। तब तक कोई बेटी नहीं थी, तो कि इसको हम डॉक्टर बनाएंगे। उनका सपना था। एक्चुअली मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता था डॉक्टर क्या होता है क्या नहीं। उनका सपना था। फिर मेरा जो शुरुआती स्कूलिंग हुई वो महगांव से हुई। देन महगांव के बाद 5th क्लास के बाद जब मैं ग्वालियर आई तो सब लोगों ने मतलब उस डायरेक्शन में मुझे उन्होंने पुश किया, मेरे पेरेंट्स ने, कि उनका एक था कि नहीं हमारी बच्ची पढ़ रही है तो इसको हमें डॉक्टर बनाना है, मतलब डॉक्टर बना के ही रहेंगे। उनका एक ऐसा सपना था कि हम इसको डॉक्टर के रूप में देखें। और मेरे दादाजी बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे, पर उनका था कि मतलब इस बच्ची को पढ़ाना है जब तक पर। तो उसके बाद सारी स्कूलिंग यहाँ पर हुई। स्कूलिंग के बाद फिर मैंने पीएमटी की, उस टाइम पीएमटी चल रही थी, एमपी पीएमटी और ऑल इंडिया सब अलग अलग था। देन कोचिंग के बाद यूजी में सिलेक्शन हुआ, तो मेरा यूजी यहीं से हुआ है, ग्वालियर से, जीआरएमसी ग्वालियर से है। फिर उसके बाद शादी हो गई। पेरेंट्स का ये भी था डॉक्टर बनना, ठीक है, पर हम लोग शादी टाइम से करेंगे। पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, मेरी फैमिली पॉलिटिकल है इसलिए। तो उसके बाद फिर शादी के बाद जो मेरा सपना था वो मेरे हस्बैंड का भी सपना बना। तो मुझे एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट बनना था। हमेशा से मेरा सपना था कि मैं पीजी करूं डर्मेटोलॉजी से। तो उसके लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे इन लॉज ने बहुत सपोर्ट किया, तो वहां तक पहुंचाने में उन्होंने हेल्प की। तो ये मेरी अकेले की जर्नी नहीं है, मेरी दोनों फैमिलीज की जर्नी है। मेरे मम्मी पापा, ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स तो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, पर मेरे हस्बैंड का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि मैं आज डर्मेटोलॉजिस्ट बन के बैठी हूँ। और आपका परिवार जो आपके लिए सपने देखता है ना, वो कहीं ना कहीं आपका बेस बन जाता है। और उस बेस को जिस यकीन, जिस उत्साह और जिस विश्वास के साथ आप लेकर जाते हैं, आगे लेकर साकार करते हैं, तो यकीनन आपकी फैमिली से ज्यादा खुश कोई और नहीं होता। जैसा कि मैम ने बताया, आफ्टर मैरिज सर ने उनका साथ दिया। तो आपसे कल्पना इतना ही कहेगी, हमेशा जब भी अपना हमसफर तलाशें, याद रखें आपके भविष्य का सबसे बेहतरीन दोस्त भी हो। सो मैम, जैसे कि अभी हमने आपके बारे में जाना, बात करें आज डर्मेटोलॉजी के कई सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मुझे लगता है कि हर लोगों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। तो सबसे ज्यादा मैं बात करूं एक आइडियल स्किन केयर रूटीन की, क्या होना चाहिए? आइडियल स्किन केयर रूटीन बहुत ही आपका शॉर्ट सा और ऐसा होना चाहिए जिसको आप अडेप्ट भी कर पाए, आपकी स्किन भी अच्छी रहे और आपको बहुत तामझाम ना करना पड़े और बजट फ्रेंडली भी रहे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी स्किन का आप नॉर्मल फेस वॉश, सनस्क्रीन, नॉर्मल कुछ भी चीज लेते हैं तो बहुत सब कंप्लेन करते हैं। एक्चुअली ग्लोइंग और हेल्दी स्किन सबको चाहिए, पर सबकी एक कंप्लेंट रहती है कि बहुत महंगा है इसका ट्रीटमेंट। तो आपको बहुत महंगे पर नहीं जाने, एक बजट फ्रेंडली रूटीन होना चाहिए जिसमें एक अच्छा फेस वॉश, एक मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन, बस दिस मच इज इनफ। अनलेस अंटिल यू आर हैविंग सर्टेन प्रॉब्लम कि आपको कोई पिंपल्स हो रहे हैं, आपको और कोई स्किन पे इशू हो रहा है, पिगमेंटेशन, अगर आपको कुछ नहीं है, एक सिर्फ एक हेल्दी स्किन केयर रूटीन चाहिए, तो उसमें एक अच्छा फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन इनफ है आपके लिए। जी। सो मैम, कई बार जैसा कि हम दादी नानी से सुनते आ रहे हैं ना, छोटी लंबी लंबी, दादी नानी के टाइम पे बहुत ट्रेंड था कि लंबी लंबी चोटियां गूंथी जा रही हैं और ये सारी चीजें हो रही है जी। और हेयर ऑयलिंग का उस टाइम पे बहुत ट्रेंड था, बट जैसे जैसे समय चेंज हुआ है, आज के टाइम में हेयर ऑयल बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, और करते भी तो एक दिन के बाद सर धो लिया जाता है। आपसे जानना चाहूंगी, पूरे हफ्ते भर हेयर ऑयलिंग करना ठीक है, मतलब हेयर ऑयल लगा के रखें या फिर रख के सीधा वॉश करना, क्या एक होना चाहिए? जब आप बालों में ऑयल लगा के छोड़ देते हैं तो वो डस्ट को एक्यूमुलेट करता है, तो एक्चुअली उससे और आपका स्कैल्प पर डर्टी होगा तो हेयर फॉल और ज्यादा बढ़ता है। तो आपको हेयर ऑयलिंग, जो लोग हेयर ऑयलिंग कर रहे हैं उनको करनी चाहिए डेफिनेटली, पर आपको 2-3 आवर्स बिफोर हेयर वॉश इतना ही हेयर ऑयलिंग रिकमेंडेड है, इतना सफिशिएंट है। जितने आपके बालों का ऑयल का रिक्वायरमेंट है ना, वो इतना सफिशिएंट है। आपको पूरे हफ्ते नहीं लगा के रखना है, ओवरनाइट भी नहीं छोड़ना है आपको, बस आपको 2-3 आवर्स बिफोर हेयर वॉश लगाना है ऑयल। और बेस्ट हेयर ऑयल की अगर हम बात करें तो एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं हमेशा कोकोनट ऑयल
एडवाइस करती हूँ। इसके अलावा मुझे कोई बेस्ट हेयर ऑयल नहीं लगता जी, है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें जो हमारे बालों से रिलेटेड होती है उसका मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन घर में होता है, क्योंकि कोकोनट ऑयल हम लोग मोस्टली यूज करते हैं और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बचपन से यूज करते आ रहे हैं। सो मैम ने सजेस्ट किया है कोकोनट ऑयल लगाइए, तो कल मैं यही कहेगी आप जो भी ऑयल लगाए लेकिन कोकोनट मस्ट है, क्योंकि आप बचपन से मम्मी के साथ या दादी नानी के साथ कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर फ्रेंडली है और अफोर्डेबल भी है। सो इसके साथ मैम मैं बात करूं, सबसे बड़ा मिथ जो सोसाइटी में है आज के टाइम में, पीरियड्स में आपको बाल नहीं धोने चाहिए, तो कहीं इसका कोई साइंटिफिक मिलता है कुछ कि आपको कहीं किसी बुक में लिखा है कि आपको पीरियड के दौरान फर्स्ट सेकंड थर्ड डेज बाल नहीं धोना चाहिए, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई कहीं नहीं मेंशन है कि आपको पीरियड्स में बाल नहीं धोना चाहिए, बल्कि पीरियड्स के टाइम आप एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस है वो कि आप कई तरह के इन्फेक्शंस के लिए प्रोन होते हैं। तो इनफैक्ट आपको हेयर वॉश करना चाहिए उस टाइम पे, क्यों नहीं? वो एक नेचुरल बिलीफ है उसके हमारे जो पुरानी चली आ रही है प्रथाएं कि थर्ड डे वो आपके शुद्धिकरण के लिए वॉश करवाते, तो आप वो धो लीजिए। पर ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट सेकंड डे पे वॉश नहीं करना है। वो जो बिलीफ है नेचुरल है, तो आप कस्टम को भी फॉलो करिए, पर ऐसा नहीं है कि वो थर्ड डे पे वॉश करने के लिए आप फर्स्ट सेकंड डे पे वॉश कर नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जब वॉश करना है आप कर सकते हैं, इसके पीछे नहीं है कोई साइंटिफिक। और जैसा कि मैंने बताया टोटली मिथ है, बाय गॉड कई सारी लड़कियां होंगी जिन्हें यकीन हो गया होगा कि ऐसा कहीं भी कोई साइंटिफिक प्रूवन नहीं है, तो बिल्कुल बेफिक्र आप फर्स्ट डे सेकंड डे अपने बाल धो सकते हैं। सो इसके साथ मैं बात करूं मैम, ये मौसम है बरसात का, और बरसात का मौसम यानी एक्सट्रीम हेयर फॉल सभी को होता है, इसके रीजन क्या होते हैं और हम इन्हें प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? रेनी सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर हेयर फॉल बढ़ता है और सबका बढ़ता है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि जो हेयर ग्रोथ वाले फॉलिकल होते हैं वो जून टू अक्टूबर कम रहते हैं, और वो फेब मार्च तक इनका नंबर बढ़ा। तो आप इन जनरल एक्सपीरियंस करेंगे तो विंटर सीजन से लेकर मार्च तक के लोगों का हेयर फॉल नहीं होता, और ये रेनी सीजन में सबका होता है जी। तो ये सीजनल है, इसके लिए हर किसी को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। अगर किसी का कुछ और रीजन है, कोई बीमार हुआ है, जैसे बीमारियों वाला भी सीजन होता है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, अगर आपको उसके बाद एकदम से हेयर फॉल बढ़ा है तो वो एक डिजीज के बाद वाली प्रोसेस है। और इन जनरल 100 तक अगर किसी के बाल एक दिन में गिर रहे हैं तो वो नॉर्मल हम लोग मानते हैं कि 100 तक हेयर फॉल नॉर्मल है जी। नॉट ऑन शैम्पू डे, दैट इज ऑन नॉर्मल डे। शैम्पू डे पर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो इतना हेयर फॉल इस रेनी सीजन में तो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, तो उसके लिए ना किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। और जो बाल जा रहा है ना वो आएगा, डेफिनेटली आएगा। फॉलिकल है सही तो आएगा। अगर आपको कोई डिजीज हुआ है तो उसके लिए फिर आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। किसी के 400-500 बाल झड़ रहे हैं, किसी का बेबी छोटा है, बेबी होने के 6 मंथ बाद बाल झड़ते हैं, और ड्यूरिंग रेनी सीजन अगर वो पीरियड आए तो बहुत हेयर फॉल होता है। कोई बीमारी हो गई तो उसके बाद हेयर फॉल होता है, तो उस केस में आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। बाकी रेनी सीजन में हेयर फॉल होता ही है। तो मतलब अगर आपको लगता है कि आपके बाल 100 से कम गिर रहे हैं तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, लेकिन इससे ज्यादा अगर गिर रहे हैं तो याद रखिए आपको डॉक्टर के पास जाना है, खुद डॉक्टर नहीं बनना है। सुबह कई बार लोग होते हैं घर में डॉक्टर बन जाते हैं। एक चीज और, हेयर ऑयलिंग से बाल झड़ना नहीं रुकते हैं। ओके ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि समटाइम्स आई एडवाइस पेशेंट कि ठीक है आप ऑयल बंद कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जिस दिन आप हेयर ऑयलिंग कर लेते हैं आपकी शेडिंग ज्यादा बढ़ जाती है, और ये कॉमन है, होता है। हेयर ऑयल लगाने से किसी को शेडिंग बढ़ जाती है, तो हेयर ऑयल लगाने से कभी आपका हेयर फॉल नहीं रुकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑयल लगाने से आपके बाल ज्यादा शेड हो रहे हैं, फिर भी आप इसलिए लगा रहे हैं कि नहीं इससे मेरे बाल झड़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप स्किप कर सकते हैं हेयर ऑयलिंग रूटीन कुछ दिनों के लिए। ऐसा उसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हेयर ऑयलिंग करनी ही है जी। और यकीनन कई बार हम बहुत सारी ऐसी बातें हैं नॉर्मल लाइफस्टाइल में जहाँ पे हमें पता नहीं रहता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, चाहे वो हमारे स्किन की बात हो या हेयर की बात हो। सो मैम बात करूँ टीनेज की, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, मुहासे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है सबके चेहरे पे, चाहे स्कार्स हो, पिंपल्स हो, तो ये निशान भी छोड़ते चले जाते हैं। कई बार तो इस हद तक हो जाता है कि आपके पूरा चेहरा बिल्कुल पके हुए मुहासों से भर जाता है। रीजन क्या है और प्रिवेंशन हम इसे कैसे कर सकते हैं? जो एक पिवर्टल फेज होता है अराउंड 11 to 15 ईयर्स, तो प्यूबर्टी जब आती है तो जिन लोगों की ऑयली स्किन है या पिंपल प्रोन स्किन है, हर किसी को पिंपल्स नहीं होते, पर जिनकी पिंपल प्रोन स्किन है उनको इस एज से पिंपल होना स्टार्ट होते हैं। अब वो पूरा हार्मोनल इश्यू है, आपके बॉडी में हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है और कुछ हार्मोन्स बढ़ते घटते बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फिर आपकी लाइफस्टाइल का उस पर इम्पैक्ट पड़ता है
कि आपका स्ट्रेस फ्री है, स्ट्रेस का भी फैक्टर पड़ता है, पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट का फैक्टर है, तो बहुत सारी चीज़ों से पिंपल प्रोन स्किन वालों को परेशानी होती है। अब पिंपल हो गए हैं, उसको होने से कोई नहीं रोक सकता, ये चीज़ है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसको जैसे कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं कि एक बार ट्रीट कर दिया तो दोबारा नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। पिंपल हार्मोनल चेंज के कारण हो रहे हैं तो वो होंगे ही, पर जो हो गए हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है। आप अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, आपके पिंपल्स ठीक होंगे। और वो ठीक तो एक टाइम के बाद वैसे भी होते हैं पिंपल्स, पर वो स्कार्स और पिगमेंटेशन के साथ होंगे। आपको स्कार्स छोड़ के जाएंगे, पिगमेंटेशन छोड़ के जाएंगे। पर अगर आप एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, तो काफी समय के लिए वो कंट्रोल भी रहेंगे और आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। साथ में आपका फेशियल टेक्सचर है वो भी सही रहेगा। इन केस स्कार या पिगमेंटेशन होता है तो उसके भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बार बार पिंपल्स को नोचना, ये बहुत कॉमन है, नोचना, छेड़ना, पूरे टाइम फेस पे हाथ रखे रहना, इससे स्कार्स ज्यादा बनते हो, इसी से पिगमेंटेशन ज्यादा होता है, तो वो प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए जी। और दूसरा कि पिंपल हो गए तो जाके मेडिकल से क्रीम लाके लगा ली, किसी ने बता दी ये लगा लो, घरेलू चीजें लगा ली, दुनिया भर का ट्रीटमेंट खुद से कर लिया, उससे फिर आपका वो डिजीज कंडीशन वर्सन होती है। वरना ऐसा अगर पिंपल्स जो हो रहे हैं तो वो अपने आप रिजॉल्व भी होते हैं। इतना 2-4 पिंपल्स के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, पर अगर ज्यादा है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेकर ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सो मैम, जैसा अभी आपने बात की कि अगर किसी ने बता दिया और आपने कुछ सडन मेडिकल लेके और अपने चेहरे पे अप्लाई किया, इसी को लेकर अगर बात करें, कितना हार्मफुल हो सकता है बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी क्रीम अपने फेस पर यूज करना? जो मोस्ट कॉमनली मिसयूज ड्रग है इंडिया में वो है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड ऐसा है कि आप मेडिकल से ले लो, कहीं भी आप किसी से कोई बताता है, मेडिकल सबसे ज्यादा तो मेडिकल से मिलता है, बहुत सारे नाम से आती हैं, वेटनोवेट, पेंडम, स्किन शाइन, स्किन लाइट, और कुछ में प्लेन स्टेरॉइड रहता है, कुछ कॉम्बिनेशन के साथ भी आती है। मतलब ये इतना मिसयूज है कि इसका एक प्रॉपर डिजीज, एक नाम बन चुका है इस डिजीज का कि टॉपिकल स्टेरॉइड डैमेज फेस। ये बुक्स में भी मेंशन है, क्योंकि इतना मिसयूज हो चुका है कि उसका प्रॉपर डिजीज बना दिया गया है कि ये TSDF हो रहा है, मतलब टॉपिकल स्टेरॉइड डैमेज फेस हो रहा है। और उससे बहुत सारी, सबसे पहले आपकी स्किन पतली होती है, आपके अंदर की वेसल्स तक दिखने लगती है, इतना पतला स्किन हो जाता है। दूसरा, हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है चेहरे पे, आपको पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, बहुत इरिटेबल स्किन, रेड, और सन एक्सपोजर में बहुत ज्यादा इरिटेशन होना, रेडनेस होना, फेस से सॉइलिंग होना, इवन आपकी आईज तक को अफेक्ट कर सकता है। और कई पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो 15 to 20 ईयर से ये क्रीम्स लगातार लगाते आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि जब वो इनिशियल लगाते हैं ना उनको, तो इनिशियल 1-2 मंथ्स में उससे बहुत ग्लो आता है। जी, स्टेरॉइड है, आप लगाएंगे तो सारी पैथोलॉजी जो भी कुछ फेस पे हो रहा है वो सब सप्रेस होता है, तो वो ग्लो आता है। ग्लो आता है तो पेशेंट, मतलब इन जनरल पर्सन को लगता है बहुत अच्छी क्रीम है, पर जब आप उनको लगाना छोड़ते हैं ना तो आप कभी छोड़ नहीं पाते, एक एडिक्शन जैसा हो जाता है वो, कि नहीं छोड़ पाते। जब छोड़ते हैं तो उससे रिएक्शन होता है, तो फिर से लगाना स्टार्ट होता है, फिर से होता है, तो वो एक साइकिल बनती चली जाती है, तो पेशेंट उसको छोड़ नहीं पाते हैं और फेस पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। उसको रिकवर करना कई केसेस में मुश्किल हो जाता है, फिर आपको उल्टा पिगमेंटेशन आने लगता है। इनिशियली पिगमेंटेशन सही होगा, पर जब आप उसको लगाना छोड़ेंगे तो वो बहुत बढ़ के पिगमेंटेशन आता है। जी। सो मैम, जैसा कि अभी स्टेरॉइड की बात चली, अगर कोई छोड़ देता है, मैं जैसे अगर कोई लेना चाह रहा है, कोई यूज करना चाह रहा है इस तरह की क्रीम्स, और वो अगर अवॉइड करे, तो उसके अलावा एक ग्लोइंग स्किन के लिए हम किन चीजों का यूज कर सकते हैं, या फिर क्या ऐसा किया जाए फेस के लिए, या कौन सी क्रीम यूज की जाए जिससे स्किन ग्लोइंग रहे विदाउट स्टेरॉइड? विदाउट स्टेरॉइड सबसे पहले तो मैंने आपको बताया सनस्क्रीन। जी, सनस्क्रीन बहुत, मतलब एक मस्ट है थिंग है आपके स्किन केयर रूटीन में। सनस्क्रीन के बिना मतलब आप कुछ भी सोच ही नहीं सकते, आप नहीं सोच सकते कि मैं एक डी पिगमेंटेशन क्रीम लगा लूं। सनस्क्रीन ही आपको लगानी है, और सनस्क्रीन आप चाहे रेनी सीजन हो, विंटर सीजन हो, आप आउटडोर हो, इंडोर हो, दैट डजंट मैटर, आपको सनस्क्रीन लगानी है और उसको एवरी 3 आवर्स रिपीट भी करना है। कोई भी सनस्क्रीन हो, कितनी भी अच्छी हो, वो 3 आवर्स से ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं रहता है, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे सनस्क्रीन लगानी है। तो ऐसे लगानी है। आप एक सनस्क्रीन ही अगर प्रॉपरली रूटीन में ले आएंगे ना, तो आपकी स्किन कई सारी चीजों से अपने आप बची रहेगी, सन एक्सपोजर से, पॉल्यूशन से, एक रिंकल्स जो आते हैं उनको भी प्रिवेंट करती है, बहुत सारी चीजों के लिए। उसके बाद फिर स्किन के लिए मॉइस्चराइजर, आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कैसी भी है, हर स्किन के लिए अलग अलग मॉइस्चराइजर्स आते हैं, मॉइस्चराइजर। फिर आजकल सीरम्स का भी बहुत ट्रेंड है जी। अगर आप लेयरिंग करना चाहते हैं अपनी स्किन को, तो वो भी है कि आप पहले अच्छा सा फेस वॉश यूज कीजिए। फेस वॉश करने के बाद आप जैसे मॉर्निंग टाइम है तो विटामिन C एंड नाइसिनामाइड सनस्क्रीन सीरम, जो भी अच्छी ब्रांड का, वो तो आप जब कंसल्ट करते हैं किसी डर्मेट से तो आपको बता पाएगा जी। तो वो पहले लगाया, उसके बाद फिर आप सनस्क्रीन लगाइए। ऐसे नाइट केयर में आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं।
और जैसा कि ग्लोइंग स्किन के लिए ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बहुत छोटे ज्यादा छोटे लेयरिंग नहीं करनी, स्पेशली रेनी सीजन में लेयरिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि जिनको नहीं भी है पिंपल प्रोन स्किन, उनको पिंपल्स होने लग जाएंगे, आपको एक ऑयली सा अजीब सा अपीयरेंस आएगा, तो लेयरिंग रेनी सीजन में थोड़ा एडवाइजेबल नहीं होता है। आप एक अच्छी सनस्क्रीन लगाइए, उससे काम चल जाता है। जी। और ज्यादा कुछ ना करके सिर्फ आप थोड़ा सा कुछ करेंगे ना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और कल्पना हमेशा कहती है चेंज जरूरी है, अगर चेंज पॉजिटिव है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन के लिए कुछ कम बजट में कुछ अच्छा हो, तो जैसा कि मैम ने बताया, अगर सिर्फ आप सनस्क्रीन एड ऑन करते हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। बट कुछ एडिशनल चीजें भी मैम ने बताई कि आप अगर फेस वॉश यूज करते हैं, थोड़ा सा अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, तो यकीनन आपको एक ग्लोइंग स्किन मिल पाएगी, जो कि आज के टाइम में हम सब एक्सपेक्ट करते हैं। सो मैम, आज हमने आपसे कई सारी बातें की, बहुत सारी बातें को जाना। जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहिए? ग्वालियर वासियों से कहना चाहूंगी कि सबसे पहले जो स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स हैं और ये सारी जो ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन जो आप लेके आते हैं मेडिसिन, उनको यूज करना बंद कीजिए। और दूसरी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कलर के पीछे मत भागिए। गोरा होना इज अ डिफरेंट थिंग और अच्छी स्किन होना डिफरेंट है। सब जी। गोरे होने के चक्कर में होता है कि हमारी स्किन और फेयर हो जाएगी। फेयर स्किन, इवन जो डस्की पीपल है, दे हैव अ वेरी गुड स्किन, उनकी स्किन हेल्दी होती है, वो एज नहीं करते हैं जल्दी, तो उसकी भी अलग इंपॉर्टेंस है। आप देखना जितने भी गोरे लोग होंगे, ऐसा नहीं है वो ठीक है जिनके पास है, पर जो गोरी स्किन जिनकी नहीं है वो भी ब्लेस्ड है। तो अपने आप को, अपनी स्किन को संभाल के रखना है, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करना है। कलर को चेंज नहीं किया जा सकता, आप कुछ भी कर लेना। तो इसलिए अपना ध्यान रखें, अपनी स्किन का ध्यान रखें, कलर के पीछे ना भागें। और भागती दौड़ती जिंदगी में 2 पल की बिल्कुल ठहर कर सांस लें, क्योंकि सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ नहीं होता। और अगर आप अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ चीजों का ध्यान दीजिए कि स्किन कलर हमेशा सेम ही रहने वाला है। आप कुछ भी यूज करेंगे, कलर कभी चेंज नहीं होगा, बट आप उसकी थोड़ी सी केयर करेंगे तो वो ग्लोइंग जरूर होगा। ध्यान रखिए छोटी छोटी बातों का। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने अपना समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।